आज का लेक्चर है फॉस्फोमाइसिन पे। फॉस्फोमाइसिन जो रहता है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि बेसिकली अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए यूज करते हैं। ये जो फॉस्फोमाइसिन होता है इसका सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस में। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के साथ साथ जो ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग ई कोलाई होते हैं या वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकाई वीआरई जिनको बोलते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इट इज अ फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेटिव। फॉस्फोमाइसिन एक ओरल एजेंट होता है जो कि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में काम करता है और ये एक अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस के लिए एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस जो रहता है उसके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग इसको डिसाइड किया था अमेरिका में एक सोसाइटी इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका और एक और सोसाइटी होती है यूरोपियन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन। उन दोनों ने डिसाइड किया है कि ये अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये काम कैसे करती है फॉस्फोमाइसिन। अब जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है फॉस्फोमाइसिन उसी को ब्लॉक कर देता है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। तो ब्लॉक किसको करता है? ब्लॉक करता है इनॉल पायरोवाइल ट्रांसफरेज। इनॉल पायरोवाइल ट्रांसफरेज जिसको म्यूर ए भी बोलते हैं। ये जो रहता है म्यूर ए या इनॉल पायरोवाइल ट्रांसफरेज ये फर्स्ट स्टेप होता है पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस में। अब पेप्टाइडोग्लाइकन जो रहता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल का पार्ट होता है। इस तरीके से बैक्टीरिया का लिसिस हो जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो इसलिए एक बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। अब चूंकि ये जो म्यूर ए रिसेप्टर पे काम कर रहा है, म्यूर ए को ब्लॉक कर रहा है, ये जो मैकेनिज्म है ये किसी और ड्रग में नहीं होता है, इसलिए क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। ऑल्दो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर रहता है बट जो अदर एंटीबायोटिक होती हैं इस क्लास की जैसे बीटा लैक्टम सिफेलोस्पोरिन हम बात कर रहे हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है बीटा लैक्टम, सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम और एस्ट्रियोनेम और आल्सो नोन एज मोनोबैक्टर। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो इसी के बेसिस पे होता है। आजकल ज़्यादातर जो ड्रग होती हैं बीटा लैक्टम और सिफेलोस्पोरिन से रेजिस्टेंस होते हैं और जो न्यू रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो कार्बापेनम से हो रहा है। अब बात करें एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम में तो जो फॉस्फोमाइसिन होता है वो बेसिकली ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दोनों पे काम करता है। अभी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव होता क्या है एक बार समझ लेते हैं। जो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि जो डिजीज कॉज कराते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया 2 टाइप में आप समझ सकते हैं डिवाइड होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया सबसे पहले होता है एक बेसिलाई होता है कैटेगरी और दूसरा होता है कोकाई। बेसिलाई का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, कोकाई का मतलब होता है सर्कुलर गोल शेप। तो बैक्टीरिया जो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव होता है अगर हम देखा जाए तो जो सिग्निफिकेंट हमारे लिए होता है वो 2 होते हैं। वो होता है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अब एक बैक्टीरिया जो हम बार-बार पढ़ेंगे और कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, वो रहता है एंटेरोकोकस एंटेरोकोकस और दूसरा होता है एंटेरोबैक्टीरियेसी। तो हमें ध्यान देना होगा कि ये दोनों जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। जो एंटेरोकोकस बैक्टीरिया होता है, वो जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा हेमोलिटिकस। उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो गामा हेमोलिटिकस कैटेगरी होती है, गामा हेमोलिटिकस तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को बोलते हैं एंटेरोकोकस बैक्टीरिया। एंटेरोकोकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो अब ये हो गए कोकाई बैक्टीरिया जो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब बैसिलाई की बात करें तो बैसिलाई जो रहता है इसमें बैसिलस आएगा। फिर दूसरा आता है कोरोनी बैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम
तीसरा आता है क्लॉस्ट्रिडियम, चौथा रहता है लिस्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया। अब बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बार-बार आएगा तो समझने में आसान रहेगा टॉपिक। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो मेनली हम वर्ड यूज़ करते हैं, देखते हैं हर जगह, हर हर जगह रहेगा, वो रहेगा एंटेरोबैक्टीरियेसी। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, एंटेरोबैक्टीरियेसी क्यों बोलते हैं? एंटेरोबैक्टीरियेसी का मतलब होता है ये जो ह्यूमन गट होता है या ह्यूमन जेनिटल वाला पार्ट होता है या इंटेस्टाइन वाला होता है, उस एरिया में जो रहते हैं उनको एंटेरोबैक्टीरियेसी होते हैं और इनको बेसिकली ब्रॉडली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। आइदर ये लैक्टोज़ फर्मेंटर होते हैं या नॉन लैक्टोज़ फर्मेंटर। अब जो लैक्टोज़ फर्मेंटर है उनको कैसे याद करना है? निमोनिक होता है सिक, सीक, तो सी फॉर सिट्रोबैक्टर, ई फॉर एंटेरोबैक्टर, ई फॉर एस्चेरिचिया एस्चेरिचिया और के फॉर क्लबसिएला क्लबसिएला। और नॉन लैक्टोज़ फर्मेंटर्स की बात करें तो इसके लिए निमोनिक होता है शिप्स, SHYPS। तो इसमें श एस एच जो रहता है वो रहता है शिगेला, वाई से यार्सिनिया, टी से प्रोटियस, एस से साल्मोनेला। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो SHY जो रहता है शिगेला और यार्सिनिया, दैट इज़ नॉन मोटाइल, और प्रोटियस और साल्मोनेला ये मोटाइल होता है। तो इतना हमें याद रखना है, क्योंकि जो हमारा जो मेन चीज़ है, हम एंटेरोकोकस और एशेरिचिया कोलाई और क्लबसिएला ये बार-बार आएगा, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस पे काम करता है। हमें इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि इस पे नहीं काम करता है। तो जो सूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है, सूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है काफ़ी खतरनाक होता है, एरोबिक एनवायरनमेंट में ग्रो करता है और जो मॉइस्ट सरफेस होते हैं, मॉइस्ट सरफेस लविंग होता है। तो जो सूडोमोनास इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल में होता है और इसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, उसके अगेंस्ट में ये काम नहीं करता है। दूसरा होता है एसिनिटोबैक्टर बाउमेनी, बाकी जो रहता है दूसरे बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट में काम करता है। अब बात करें कि यूरोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इस ड्रग का यूज़ होता है, फॉस्फोमाइसिन का, बाकी और उतना यूज़ नहीं होता है। तो हम लोग यूरोलॉजी में कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, अगर ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाए, सिस्टाइटिस, उस केस में एज़ अ फर्स्ट लाइन ये सिंगल डोज़ ओरल थेरेपी होता है। फिर उसके बाद अगर पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, उस केस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, तो उस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग यूटीआई है, अभी आगे समझाऊँगा ईएसबीएल, बीआरई क्या होता है। तो ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग यूटीआई या बीआरई यूटीआई है, तो उस केसेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जो है, ये कैटेगरी बी ड्रग होती है। कैटेगरी बी का मतलब होता है कि एनिमल स्टडी हुआ है, बट फीमेल बच्चों पे स्टडी नहीं हुआ है। तो ये कैटेगरी बी ड्रग होती है, इसलिए इसको कंसिडर्ड सेफ होता है और ये सिंगल डोज़ थेरेपी की तरह यूज़ होती है। तो यूज़ हमने पढ़ लिया, बेसिकली ये जितने भी लोअर यूनिट ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जिसमें ब्लैडर का इन्फेक्शन और यूटीआई, उसके लिए यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ नहीं करते? प्रोस्टेट है और किडनी। किडनी में इन्फेक्शन होता है पाइलोनेफ्राइटिस। अब उसमें कोई भी एंटीबायोटिक हमें ऐसी चाहिए होती है, जो उसके पैरेन्काइमा में आराम से जा सके। तो जो हम लोग जो यूरो वाले यूज़ करते हैं, यूरो में जो यूटीआई के लिए यूज़ होता है बेसिकली, एक होता है नाइट्रोफुरेंटाइन और दूसरा होता है फॉस्फोमाइसिन। नाइट्रोफुरेंटाइन और फॉस्फोमाइसिन जो दोनों ड्रग हैं, वो दोनों के दोनों ड्रग लोअर यूनिट ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। किसमें नहीं यूज़ होता है? तो हम लोग प्रोस्टेटाइटिस में यूज़ नहीं करते हैं और पाइलोनेफ्राइटिस में यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि पैरेन्काइमा में नहीं जा पाता है, तो हम लोग यूरोसेप्सिस के लिए इंडिकेशन इसका नहीं रहता है, तो यूरोसेप्सिस में यूज़ नहीं करते हैं। अभी किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? अगर यूजुअली जो रहता है ये ओरल फॉर्म में यूज़ होता है, आईवी फॉर्म में इतना अवेलेबल नहीं रहता है। इसका याद रखना है कि ये यूजुअली 3 ग्राम इसका डोज़ रहता है। तो ओरल फॉर्म में अगर एक बार अनकॉम्प्लिकेटेड अगर किसी को इन्फेक्शन है अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस, तो 3 ग्राम सिंगल डोज़ यूज़ करते हैं।
जो इनिशियली जब फॉस्फोमाइसिन बनाया गया था, तो जो फॉस्फोमाइसिन था, वो कैल्शियम फॉर्म में बनाया गया था जिसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती थी, ऑलमोस्ट 12 से 13%। इतनी कम बायोअवेलेबिलिटी थी तो फिर उसके बाद नया सॉल्ट बनाया गया फॉस्फोमाइसिन ट्रोमिटामोल। ट्रोमिटामोल जो रहता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी अराउंड 33 से 40% के बीच में होती है, जिसकी वजह से इसका इफ़ेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो रहता है, अगर पेशेंट को अनकॉम्प्लिकेटेड है तो सिंगल डोज़ से होता रहता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो हमें 3 ग्राम जो रहता है, मतलब इसका स्टैंडर्ड डोज़ है 3 ग्राम हर 3 दिन पे देंगे, टोटल 3 डोज़, ये याद रखना है। 3 डोज़ 3 दिन के लिए 3 बार, ऐसे याद कर सकते हैं। 3 ग्राम हर 3 दिन पे 3 बार देते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए हो गया। फिर आईवी, आईवी की बात करें तो आईवी को 3 ग्राम टीडीएस हमें देना होता है। 3 ग्राम टीडीएस जो रहता है, ये कब यूज़ करेंगे? इन केस ऑफ सेप्सिस या कॉम्प्लिकेटेड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होता है, उस केसेस में यूज़ करते हैं। अब बात करें बायोअवेलेबिलिटी का, तो मैंने बताया पहले ही कैल्शियम के फॉर्म में बनाया जाता था, तो कैल्शियम के फॉर्म में बनाया जाता था तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती थी। इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए ट्रोमिटामोल फॉर्म में बनाने जाने लगा, जिससे इसकी बायोअवेलेबिलिटी 37% हो गई। अब 37% होने के बाद भी इसकी जो मतलब ये बायोअवेलेबिलिटी जो है 37% एक तरीके से नंबर के हिसाब से कम है, बट उसके बाद भी इसका इफ़ेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ये रहता है, ये कोई भी मेटाबोलाइट में इसका मेटाबॉलिज़्म नहीं होता है, तो ये कोई भी मेटाबोलाइट नहीं बनाता है और ये अनचेंज्ड यूरिनरी में यूरिन में हाई कंसंट्रेशन फॉर्म में रहता है। और यूजुअली मोर देन 1000 माइक्रोग्राम पर एमएल रहता है और काफ़ी लंबे समय तक रहता है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 4 से 5 घंटे रहती है। तो ये ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन एक सिंगल डोज़ में ही काफ़ी सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि आपने एक 3 ग्राम यूज़ किया, अब 3 ग्राम यूज़ किया तो इसका अगर 40% भी अब्ज़ॉर्ब हो गया तो ऑलमोस्ट 1.2 ग्राम के आसपास आपका यूरिन में ऑलमोस्ट 2 दिनों तक पड़ा रहेगा, 2 आवर्स, तो सारे बैक्टीरिया ऑलमोस्ट मर जाते हैं। इसलिए अब कुछ चीज़ें ध्यान रखना होता है कि अब ये मेटाबोलाइज़ नहीं होता है तो यूरिन में रहेगा तो अगर किडनी जो है ढंग से काम नहीं कर रही है, तो ये बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है और बॉडी से निकल नहीं पाता है। अब बॉडी से निकल नहीं पाएगा तो जिसकी वज़ह से साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसलिए अगर रीनल फ़ंक्शन अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पेयर्ड है, तो उसमें हमें डोज़ को एडजस्ट करना चाहिए। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या-क्या होते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अगर सीवियर रीनल फेलियर है, अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लीयरेंस 30 से कम है, तो ऐसे केसेज़ में इस ड्रग का डोज़ कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो बाहर से बॉडी निकलती है, यूरिन के थ्रू निकलती है, वो नहीं निकल पाएगी। दूसरा डायलिसिस में भी सेम स्टोरी रहेगी, उसमें किडनी ढंग से काम नहीं करेगी। तीसरा, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को पैरेन्काइमा इन्फेक्शन है और या अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ऐसे केसेस में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें पैरेन्काइमा पेनिट्रेशन पुअर होता है, जिसकी वजह से ये काम नहीं करता है। अब प्रेगनेंसी की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसके इफ़ेक्ट को स्टडी नहीं किया गया है, ओवरऑल नहीं किया गया है, इसलिए हमें जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए और बेसिकली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज़ करना चाहिए। एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट ये जो रहता है, अब दवा लेने के बाद इंटेस्टाइन में 37% ही एब्ज़ॉर्ब होगा, तो जो रेस्ट रह जाएँगे उसकी वज़ह से पेट में गैस बनने लगेगी और पेशेंट को लूज़ मोशन डायरिया होगा। कई बार वो जो मेटाबोलाइट रहता है, फिर वो गैस बनी रहेगी तो आपको खट्टी डकारी, सीने में जलन और वो गैस दिमाग में चढ़ जाती है, हेडेक होने लगता है। पेशेंट को उल्टी-उल्टी जैसा लगेगा, नॉज़िया, ये सब होता है। अब ये जो मेटाबोलाइट 60% आपका बॉडी में रह गया है, कई बार इसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाएँगे, एलर्जिक रैश हो जाता है और जिससे इओसिनोफ़िल काउंट भी बढ़ सकता है, पेरिफेरल इओसिनोफ़िलिया। ये जो प्रोडक्ट है, इसकी वजह से बहुत ही रेयरली हेपेटाइटिस हो सकता है और यूरिन के थ्रू अगर फीमेल पेशेंट में अगर ये बाहर निकलेगा, तो वेजिनाइटिस कॉज़ करा देता है। अब बात करें रेज़िस्टेंस मैकेनिज़्म का, तो इस ड्रग को काम करने के लिए जो रहता है, जो बैक्टीरिया रहता है, आपने ये दवा लिया, ये 37% बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो गया। एब्ज़ॉर्ब होने के बाद बैक्टीरिया इस दवा को खुद अपने अंदर लेता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर रहता है, वो जो ट्रांसपोर्टर रहता है वो एचपी पेट्रोल पंप से तेल भरवाता है, तो उसका नाम क्या रहेगा? यूएचपीटी। यूएचपीटी ट्रांसपोर्टर रहता है, तो वो इस दवा को अंदर लेता है, तब बैक्टीरिया मरता है, मतलब बैक्टीरिया अपनी मौत का सामान खुद अंदर लेके आता है। तो इस जो ट्रांसपोर्टर है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यूज़ करके
और एचपी पेट्रोल पंप से तेल भरा के फिर ये जो रहता है ड्रग को अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर ये इस ट्रांसपोर्टर की कमी रहेगी तो ये ड्रग जो है अंदर नहीं जा पाएगा। अब बैक्टीरिया के अंदर ड्रग नहीं जा पाएगा तो बैक्टीरिया जो रहेगा फॉस्फोमाइसिन्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस रहता है। दूसरा, इस फॉस्फोमाइसिन के 3 दुश्मन रहते हैं। 3 दुश्मन रहते हैं, उनका भी नाम फॉस से शुरू होता है। दुश्मन ए, दुश्मन बी, दुश्मन सी। ये तीनों दुश्मन क्या करते हैं, इसकी शक्ति छीन लेते हैं। दे मेक द एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन कराते हैं बाय फॉस ए, फॉस बी, फॉस सी जीन। ठीक है, फॉस सी एंजाइम। अब ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, हो रहा है, मतलब इसकी वजह से रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस मैकेनिज्म ज्यादा नहीं होता है, ऑलमोस्ट 7% ही होता है। बट हमें ध्यान देना चाहिए, ज्यादा एंटीबायोटिक को, इस वाले एंटीबायोटिक को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। स्टुअर्डशिप होना चाहिए। स्टुअर्डशिप का मतलब होता है ढंग से यूज करना। अब क्लिनिकल एडवांटेज इसका क्या होता है, चूंकि ये सिंगल डोज होता है ओरल थेरेपी, तो पेशेंट कंप्लायंस काफी अच्छा होता है। कोई भी पेशेंट एक बार तो ले ही लेता है कम से कम। और दूसरा, इसमें रेजिस्टेंस अभी भी 7% है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसमें ईएसबीएल इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। ये इट कवर्स। तीसरा जो होता है, काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है ये, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को कराता है। और प्रेगनेंसी में बहुत कम दवाइयाँ ही हैं जो यूटीआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें से ये एक ड्रग है। और तीसरा, इसका यूनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। यूनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अब हम समरी देख लेते हैं कि क्या-क्या पढ़ा हमने। ये जो एक होता है ड्रग, ये फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है, फॉस्फोमाइसिन। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो सेल वॉल सिंथेसिस इन्हिबिटर होता है। सेल वॉल सिंथेसिस इन्हिबिटर कैसे होता है, ये फर्स्ट स्टेप जो होता है सेल वॉल सिंथेसिस का, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। उसमें एक एंजाइम यूज होता है मूर ए एंजाइम, उसको इनहिबिट कर देता है। इनाई मूर ए एंजाइम का दूसरा नाम होता है इनाइल पायरुवाइल ट्रांसफरेज। इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और ईएसबीएल और बीआरई को प्रोटेक्ट करता है। अभी मैं बताता हूँ ईएसबीएल बीआरई क्या होता है। ये मेनली ओरल रूट में यूज होता है और अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस के लिए यूज करते हैं। सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में सेफ होता है। पायलोनेफ्राइटिस, प्रोस्टाइटिस और सेप्सिस में यूज नहीं करते हैं। इसका रेजिस्टेंस जो रहता है अभी काफी लो है, ऑलमोस्ट 7%। तो अब हम बीआरई की बात कर लें। तो हमने बताया जो यूटीआई होता है, इनिशियली जब शुरू में हुआ तो आइदर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 2 से होंगे। अब ग्राम पॉजिटिव में मैंने बताया स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये 2 रहते हैं। तो इसमें जो इनिशियली जब स्टेफाइलोकोकस से बनाया गया तो एंटीबायोटिक जो बनाई गई ट्रीटमेंट के लिए वो बीटा लैक्टम दैट इज पेनिसिलिन बनाया गया था। मेथिसिलिन पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन बनाया गया तो फिर जो पेनिसिलिन में एक ड्रग होती थी मेथिसिलिन, अब यूज़ नहीं होती है उतना। तो मेथिसिलिन बनाया गया तो धीरे-धीरे जो स्टेफाइलोकोकस था वो मेथिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो गया। तो उसको बोलने लगे मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मरसा। तो अगर इससे इन्फेक्शन होता था तो फिर हमने यूज़ करते हैं वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन हमने एक नई ड्रग बनाई। अब वैंकोमाइसिन जो है, वैंकोमाइसिन से भी जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गए तो उसको बोलने लगे वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटीरोबैक्टर वीआरई। तो अब वैंकोमाइसिन से जब रेजिस्टेंस हो गया तो हम लोग लाइनोजोलिड यूज़ करते हैं। तो ये जो एमआरएसए और वीआरई यहाँ से आया। फिर अगला जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी काम करते हैं ऐसे। पहले ग्राम नेगेटिव के लिए हमने बीटा लैक्टम बनाया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाया। बीटा लैक्टमेज एंजाइम से ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बेसिकली काम नहीं करती थी। तो बीटा लैक्टम मैंने बताया एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती है, 4 होती हैं। पहला पेनिसिलिन ग्रुप की होती है। पेनिसिलिन, सॉरी, सेल वॉल सिंथेसिस 4 होती है। बीटा लैक्टम जिसमें पेनिसिलिन आता है। फिर उसके बाद कार्बासिफेलोस्पोरिन। फिर उसके बाद कार्बापेनम। फिर मोनोबैक्टम। तो सबसे पहले बीटा लैक्टम के अगेंस्ट में बीटा लैक्टमेज बनाया गया। तो फिर इसके लिए ड्रग बनाया गया बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं, क्लेवुलोनिक एसिड। क्लेवुलोनिक एसिड बनाए गए, तो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एमॉक्सिक्लैव। एमॉक्सिक्लैव जो एंटीबायोटिक है वो बनाई गई। अब बैक्टीरिया ने क्या किया, उसने इस क्लेवुलोनिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी बैक्टीरिया बनाने लगे, तो उसको बोलते हैं ईएसबीएल, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। अब बीटा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हो गया। तो फिर उसके बाद इसके लिए अब ड्रग ढूंढा गया, कौन सी ड्रग है, तो ये 2 जो है ग्रुप, इस पे ड्रग नहीं काम करती, बचता था कार्बापेनम। कार्बापेनम में आता है मेरोपेनम, तो ईएसबीएल के लिए मेरोपेनम हो गया।
अब मेरोपेनम जो है, उसके अगेंस्ट में भी रेजिस्टेंस हो गया बैक्टीरिया। रेजिस्टेंस हो गया तो इसको बोलने जगह कार्बापिनोमेज रेजिस्टेंस एंटीरोबैक्टीरियेसी CRE। अब ये कार्बापिनोमेज रेजिस्टेंस एंटीरोबैक्टीरियेसी के लिए फिर जो ड्रग ढूँढा गया, तो ये होता क्यों था? इसमें 3 स्ट्रेन हैं, आगे पढ़ेंगे। एनडीएम स्ट्रेन जो रहता है न्यू दिल्ली मेटालो प्रोटीनेज, एक तो ये होता है, एक ऑक्सा होता है और तीसरा होता है केपीसी। ऑक्सा जो रहता है एनडीएम इंडिया में ज़्यादा रेजिस्टेंस कॉज कराता है, ऑक्सा यूरोप में, केपीसी यूएसए में। तो सीआरई के लिए फिर जो ड्रग ढूँढी जाने लगी, अब इस ये जो कैटेगरी है इसके लिए ड्रग बनाए जा रहे हैं, तो एविवेक्टम, सेफ्टाजीडिम के साथ एविवेक्टम यूज़ करते हैं सीआरई के लिए। अब ये सब कैटेगरीज़ यूज़ होने के बाद अब क्वेश्चन राइज़ होता है एमडीआर क्या होता है? एमडीआर एमडीआर जो रहता है ये सब यूज़ होने के बाद अब अगर और ड्रग डेवलपमेंट हो गया, मतलब कि मोर देन 3 ग्रुप, 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप में अगर बैक्टीरिया किसी भी एक एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो गया तो वो एमडीआर कैटेगरी में आ गया। एमडीआर के लिए फिर जो ड्रग बनाई गई वो थी कोलिस्टीन, कोलिस्टीन बनाई गई। अब कोलिस्टीन में भी सेंसिटिविटी जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और वो डेवलप हो रहा है बेसिकली MCR1 म्यूटेशन की वजह से। और इसके लिए जो ड्रग बनाई गई वो होती है सेफीडेरोकॉल।